केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ के सभी विद्यार्थियों अभिभावकों को सादर नमस्ते। आप लोगों से बहुत ज़रूरी जो बातें करना है, क्योंकि सभी पेरेंट्स से मिलना संभव नहीं हो रहा है। आज हमने केवल क्लास 11 के पेरेंट्स को बुलवाया था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी थी। कल कुछ और क्लास के पेरेंट्स आएंगे, लेकिन कंटिन्यू बुलाने पर भी पेरेंट्स की संख्या अपेक्षा से बहुत कम रहती है। फिर भी आज पेरेंट्स की संख्या ठीक ठाक थी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो है कि प्रत्येक महीने की अंतिम तारीख को सभी पेरेंट्स जो भी विद्यालय में आना चाहे, लास्ट वर्किंग डे महीने की अंतिम तारीख को, महीने के अंतिम कार्य दिवस को विद्यालय में 11:30 से 12:30 बजे के बीच में आकर सब्जेक्ट टीचर से मिल सकते हैं, क्लास टीचर से मिल सकते हैं और आवश्यक होने पर प्राचार्य से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। अपने कोई सुझाव है तो दे सकते हैं, कोई शिकायत है तो हमें बता सकते हैं, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ कक्षाओं की एग्जामिनेशन चल रही है, क्लास 10th और 12th की प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, अदर कक्षाओं की PT2 एग्ज़ाम है, 9 और 11 की पढ़ाई चल रही है, बीच बीच में ये काम भी साथ में चल रहा है। और ऐसी सिचुएशन में मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अब हमारे पास केवल दिसंबर, जनवरी और फरवरी केवल 3 महीने रह गए हैं। इन 3 महीनों में प्रत्येक बच्चा स्कूल में आना चाहिए, एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं होना चाहिए। बड़ी कक्षाओं के बच्चों को तो हर हाल में एब्सेंट नहीं होने देना है, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा है कि बहुत सारी शादियां वगैरह होने के कारण 8 से 10 दिन, 15 दिन और कुछ 20-25 दिन की भी लीव एप्लीकेशंस आ रही है। तो ऐसी एप्लीकेशंस हम कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अपनी रिस्क पर आप बच्चे की छुट्टी मनवा सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चा कंटिन्यू इतने लंबे दिनों तक एब्सेंट रहेगा तो उसकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी एब्सेंट के समय की पेरेंट्स की रहेगी कि वो कैसे कंटिन्यू उसकी पढ़ाई रख सकते हैं। यही वो समय है अब जब फाइनली बच्चों की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी भी की जा रही है। आने वाले समय में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, इससे पहले हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, सारी नोटबुक वगैरह बच्चों की कंप्लीट करवाई जा रही है। और एग्जामिनेशन में पिछली एग्जामिनेशन का जो अगर हम रिजल्ट एनालिसिस करें तो पाएंगे कि बहुत सारी कक्षाओं में बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे जो पासिंग मार्क्स के आसपास है या वो भी नहीं ला पाए हैं। ऐसे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मेरी सलाह है, मेरा सुझाव है, मेरा निवेदन भी है उनसे कि बच्चे सेल्फ स्टडी घर पे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो चैप्टर, जो पाठ, जो विषय वस्तु विद्यालय में शिक्षक द्वारा पढ़ाई जा रही है, विद्यालय में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक विद्यार्थी को उस पाठ को अपने घर पे भी देखना चाहिए। अपने घर के एक सेफ स्थान पर, जहां वो ठीक से एकांत में अध्ययन कर सके, ऐसा स्थान प्रत्येक अभिभावक को बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए और उसे समय देना चाहिए, वॉच भी करना चाहिए कि बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं। जो पाठ स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, अगर बच्चा घर से बहुत अच्छी तरह पढ़ेगा, एक एक शब्द पढ़ेगा, थॉरोली उसकी रीडिंग करेगा, तो उसे कुछ समझ में आएगा। और जो नहीं समझ में आएगा वो अंडरलाइन कर सकता है किसी पैराग्राफ वाक्य को, और बाद में वो अपने टीचर से डाउट क्लियर कर सकता है। जब टीचर पढ़ाएगा तो उसे ज़्यादा आसानी से, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स ध्यान दें। कोरोना के टाइम्स में जो बच्चों को मोबाइल की आदत पड़ गई है, उसकी वजह से बच्चे पढ़ने की बजाय सोशल मीडिया पर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। कुछ बड़े बच्चे अपनी फ्रेंडशिप वगैरह में व्यस्त रहते हैं। ये वो समय नहीं है कि अब अभी फ्रेंडशिप निभाई जाए। अब कम से कम सारी फ्रेंडशिप का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि आपका पाठ्यक्रम, यानी विद्यार्थी जिस कक्षा का है उस कक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो बुक्स है, उसके सारे नोट्स उसके पास है या नहीं, परीक्षा की वो तैयारी किस प्रकार कर रहा है, ये वॉच करना हम दोनों का ही काम है, पेरेंट्स का भी और बच्चे का भी। पढ़ाना हमारा काम है, डाउट क्लियर करना हमारा काम है। सारी चीज़ें स्कूल के द्वारा जो होनी चाहिए वो जिम्मेदारी हम पूरी तरह अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन कम से कम बच्चा समय पर पढ़ रहा है या नहीं, ये देखना पेरेंट्स का काम है। बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो सही बोलकर हमसे जा रहा है या जो कुछ भी बोलकर घर से बाहर जा रहा है, तो वहाँ पर वो अपनी दिनचर्या कैसे बिता रहा है, ये जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोचिंग के नाम पर घर से बाहर निकलते हैं, 3-4 घंटे के बाद घर में वापस आते हैं।
कोचिंग में वो उनके और नए नए दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर उनके साथ में उनका समय बिताना होता है। और जो मूल उद्देश्य होता है पढ़ना, स्टडी करना, डाउट क्लियर करना, ये पर्सनल अटेंशन कोचिंग वाले भी नहीं दे सकते। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक पढ़ाने में, अध्यापन के मामले में जिले के सभी स्कूलों के शिक्षकों से बेहतर है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि कोई भी कोचिंग का शिक्षक इस बात पे गर्व करता है कि वो हमारे विद्यालय के शिक्षकों से बेहतर पढ़ा सकता है, तो ये एकदम गलत है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आप हमारे यहाँ पढ़ाई से भी ज़्यादा बेहतर कोई कोचिंग में पढ़ा सकता है, तो आप उस कोचिंग शिक्षक को आप हमारे स्कूल में एक बार लेके आइए, हमारी बात करवाइए। हम भी बात करते हैं कि किस कौन से तरीके से वो पढ़ा रहा है, कौन सा बेहतर तरीका है जो बच्चे को वहाँ से खींच रहा है कोचिंग की तरफ, और हमारे विद्यालय से उसे दूर करने का प्रयास हो रहा है। ये सब केवल दोस्ती निभाने के लिए बच्चे कोचिंग वगैरह में जाते हैं, और अनावश्यक रूप से हमारी कमाई का, ईमानदारी की कमाई का एक बहुत बड़ा अंश कोचिंग की भेंट चढ़ जाता है। अगर बच्चे को किसी विषय में कोई समझ नहीं आ रहा है, डाउट क्लियर करना है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 21 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की क्लासेस लगाई जाएगी, एक्स्ट्रा क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस लगाई जाएगी। अगर आप अपने बच्चे को उसमें चाहते हैं कि उस बच्चे के डाउट क्लियर हो और वो अच्छी तैयारी करे, तो 9 to 12 के सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम एक एप्लीकेशन लिखें और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर हमें प्रस्तुत कर दें कि हम अपने बच्चे को इस विषय की रेमेडियल कोचिंग क्लास करवाना चाहते हैं। और इस दौरान जो भी विद्यालय द्वारा समय निर्धारित किया जाएगा, उस समय में बच्चे को यहाँ पर पहुँचाने की और वापस ले जाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप इस तरह का आश्वासन देते हैं तो हम निश्चित रूप से आपके बच्चों के लिए बेहतर रिजल्ट के लिए प्रयास करने के लिए हम विद्यालय में कोचिंग करेंगे। 10th और 12th का तो अनिवार्य रूप से होगा ही। तो सेल्फ स्टडी के साथ साथ अब आगे की जो बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि इसी महीने में हमारे विद्यालय का 15 दिसंबर को फाउंडेशन डे है, एनुअल फंक्शन और एनुअल स्पोर्ट्स डे भी हमें मनाना है। जो भी बच्चे पहले से ही किसी भी डांस में और किसी भी कल्चरल आइटम में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है, वे बच्चे एनुअल फंक्शन में इन सब के लिए, एनुअल स्पोर्ट्स डे और फाउंडेशन डे के लिए कंसर्न टीचर को अपना नाम लिखवा सकते हैं और तैयारी करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए अलग से अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करके तैयारी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक थोड़ा सा रिहर्सल से ही जो बच्चे अच्छे तैयार हो सकते हैं, ऐसे बच्चों को ज़रूर हम इस बार पहले प्राथमिकता देंगे ताकि पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। विद्यालय का फाउंडेशन डे 15 दिसंबर को होगा और इसी के आसपास हम एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाएंगे। इसके साथ एनुअल फंक्शन जो है 20 दिसंबर के पहले तक हम मनाने का प्रयास करेंगे। और इस एनुअल फंक्शन में चूँकि बहुत गैप हो चुका है, 2016-17 के बाद कोई एनुअल फंक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये एनुअल फंक्शन हम अपने लेवल पर अच्छा करने का प्रयास करेंगे, अच्छा मनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप उसमें ज़रूर पधारें, सूचना आपको उस समय पहुंचा दी जाएगी। लेकिन एनुअल स्पोर्ट्स डे और एनुअल फंक्शन बहुत बड़े स्तर पर हम इस बार कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन आप सब उसमें सादर आमंत्रित है। स्पेशली हम ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे जो नेशनल तक गए हैं, जो बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत बेहतर है, जो बच्चों ने साल भर CCA कॉम्पिटिशन और अदर कॉम्पिटिशन में कुछ न कुछ स्थान प्राप्त किया है, तो उन बच्चों को हम पुरस्कृत करने का प्रयास करेंगे। पिछले वर्ष भी यदि बच्चों को पुरस्कृत नहीं किया गया होगा तो उनको भी इस बार सर्टिफिकेट और पुरस्कार देने का हम कोशिश करेंगे ताकि बच्चों का उत्साहवर्धन हो। ऐसे सभी विद्यार्थी जिनका पिछले 3-4 सालों में कोई ना कोई बढ़िया अचीवमेंट है लेकिन उनको पुरस्कार नहीं मिला है, तो वो अपना नाम, अपनी कंपटीशन का, प्रतियोगिता के डिटेल सहित अपने क्लास टीचर को जरूर 2-3 दिन के अंदर दे दें, जिससे कि हम उनको भी लिस्टेड करने एनुअल फंक्शन की। लास्ट में आप सब लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से
आपके बच्चों की बेहतरी के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार की शिकायत यदि आपको लगती है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके बता सकते हैं, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर के माध्यम से बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिए, आप अपने बच्चे का हफ्ते में एक बार बैग जरूर चेक करें कि वो बैग में क्या रख के ले जा रहा है। अनवांटेड चीज़ें तो वहाँ नहीं, स्कूल में नहीं जा रही है। इसके साथ साथ आप अपने बच्चे को थोड़ा सा अच्छा भोजन घर का बनाया हुआ दें, ताकि वो फास्ट फूड या अदर चीज़ें स्कूल में लाकर ना करे। इससे उसके स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ता है। आप प्रत्येक सप्ताह में अपने बच्चे के साथ 5 से 10 मिनट बैठकर चर्चा करें कि विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन शिक्षक सबसे अच्छा पढ़ाता है, किस शिक्षक की बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, कौन सा सब्जेक्ट उसको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, किस सब्जेक्ट में उसको कठिनाई होगी, उसमें विद्यालय से क्या मदद ली जा सकती है, और नियमित रूप से वो घर पे पढ़ाई कर रहा है या नहीं, उसकी होमवर्क क्लास और कापियाँ ठीक से समय पर चेक हो रही है कि नहीं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चर्चा बच्चे को एक फ्रेंड की तरह अपने पास बिठाकर प्रत्येक पेरेंट्स को करनी चाहिए। कम से कम सप्ताह में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट का समय तो अपने बच्चे के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बच्चा केवल आपका ही नहीं, पूरे देश का, समाज का बहुत बड़ा एसेट है, धन है। अगर वो बहुत सही दिशा में जाता है, अच्छी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करता है, तो परिवार के साथ साथ समाज और देश का नाम भी ऊंचा होता है और उसकी अच्छाइयों का लाभ हर किसी को मिलता है ना। इसके साथ बच्चों को मॉरल एजुकेशन थोड़ी सी आपको सिखाना है, क्योंकि बच्चे अगर आपस में लड़ेंगे, ईर्ष्या द्वेष करेंगे, आपस में प्रतियोगिता की भावना रखेंगे, तो ये किसी न किसी की तरह से सकारात्मक नहीं है। प्रतियोगिता भी स्वस्थ भावना होनी चाहिए, जिससे कि हम स्वयं को उठाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने, गिराने का प्रयास न करें। अपनी मेहनत से, अपने दम पर अपना स्थान बनाएं, ऐसी भावना प्रत्येक विद्यार्थी के मन में होना चाहिए। ईमानदारी की, सहयोग की भावना उनके अंदर होनी चाहिए। और हमारे विद्यार्थियों में ये चीज़ है भी, कहीं कहीं कभी कभी कोई कमी दिखाई देती है, जब लगता है कि बच्चा विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है ना। टॉयलेट में जाकर कोई किसी प्रकार का जो है नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई है। इसलिए मैंने बताना, एक संकेत करना आपकी और उचित समझा कि विद्यालय की संपत्ति की सुरक्षा करना बच्चों का, हमारा सभी का कर्तव्य है। अगर विद्यार्थी अनुशासन में रहेंगे, सहयोग करेंगे, पेरेंट्स का सहयोग मिलेगा, तो हम इस विद्यालय को बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे, नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और इस विद्यालय को कलकत्ता रीजन का एक बहुत ही अच्छा स्कूल, एक बहुत ही अच्छा रेपुटेड इंस्टीट्यूशन बनाने में हम लोग सफल हो पाएंगे। इसके लिए आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और इतना ही कहना चाहूँगा कि शिक्षा कहलाती केवल अक्षर ज्ञान नहीं, कुछ तथ्यों का संग्रह क्यों शिक्षा कहलाए। कुछ पढ़ लिख लेना भी शिक्षा का रूप नहीं, कैसी शिक्षा व्यवहार न अगर बदल पाए। तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे व्यवहार में, विचार में, चिंतन में और चरित्र में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी की दिशा में हम पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जीवन का उजास है, शिक्षा जीवन का प्रकाश है, अलंकरण है यह चरित्र का, यह क्षमताओं का विकास है। द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज द बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर एंड चेंजिंग इन नेचर एंड बिहेवियर। तो ये सबसे बड़ा मूल उद्देश्य। आइए हम सब मिलकर के केंद्रीय विद्यालय संगठन की अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, आगे बढ़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ के विद्यार्थियों का, अभिभावकों का पूर्ण सहयोग आगे भी मिलता रहेगा और हम ज़्यादा उत्साह से आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। हमारे पूरे विद्यालय के शिक्षक बेहद अच्छे हैं, कुशल है और बहुत ही कैपेबल है और हर तरह से क्वालिटी वाले हैं। बस
हम उनका सही उपयोग, हम उनके ज्ञान का दोहन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमारे व्यवहार पर, हमारी विनम्रता पर निर्भर करता है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा और फिर से आपके साथ सहयोग की अपेक्षा के साथ जय भारत, जय हिंद।